50%। जिसको समझ में नहीं आ रहा है ये मैं कैसे लिख रहा हूं, ये लेक्चर बंद कर दे, परसेंटेज पढ़े, क्योंकि मैं 3 घंटे वहां बेसिक पढ़ाया हूं सक्सेसिव, 3 घंटे, है ना। अब वो 3 घंटे का डाउट 3 मिनट में नहीं होता क्लियर, ठीक है बच्चों, 3 घंटे पढ़ना पड़ेगा। 50 और क्वेश्चन मार्क का सक्सेसिव क्या होना चाहिए, 65। कौन से ऑप्शन से बन जाएगा ऑप्शन बढ़िया सबसे, 10%। 50 + 10 60, और 50 × 10 500/100, 5, 60 और 5 65। 50 और 10 का सक्सेसिव 65% बन गया, बात खत्म। यही बेस्ट तरीका है इसको करने का, मेंटली कर सकते हो आप, सवाल है कि नहीं बच्चे। डेटा मुश्किल होता तो हम क्या बना लेते, रेशियो, लेकिन उस सब की जरूरत है ही नहीं। इसी के साथ प्यारे स्टूडेंट ये टाइप खत्म होता है। आगे चलें। अभी तक हमने वो टाइप करा जहां केवल परसेंटेज में ही पूछा गया था, ठीक है बच्चों। अब आगे चलते हैं, क्या है कैलकुलेशन, रुपए में करनी है, ठीक है। ये वो टाइप है प्यारे दोस्तों जहां आपको इनिशियल वैल्यू दी जाएगी और आपसे फाइनल वैल्यू पूछी जाएगी, है कि नहीं सचिन, बताइए, करो। सवाल है आपके सामने 62 नंबर, बताइए। मनु ने 12,000 में एक माइक्रोवेव खरीदा और अनुज को 12.5% लॉस पर बेच दिया, ठीक है। अनुज ने इसे रानी को 20% प्रॉफिट पर बेचा। रानी ने इसे प्रिया को 6:2/3% के प्रॉफिट पर बेचा। प्रिया ने इसे किस कीमत पर खरीदा। समझे बात बच्चों, करो स्टूडेंट। देखिए, सबसे पहले मनु ने एक माइक्रोवेव खरीदा 12,000 में, सही है ना। मनु ने 12,000 में माइक्रोवेव खरीदा। मनु ने इसको बेच दिया किसको, अनुज को। मनु ने इसे अनुज को 12.5% लॉस पर बेच दिया, ठीक है। अनुज ने इसे किसको बेच दिया, रानी को। अनुज ने इसे रानी को बेच दिया 20% प्रॉफिट पर। प्रॉफिट का मतलब है, देखो, मनु ने 12.5% कीमत कम करके अनुज को बेच दिया। अनुज ने खरीदा, अनुज ने 20% कीमत बढ़ा के रानी को बेच दिया। फिर रानी इसको प्रिया को बेचती है 6 सही 2/3% लाभ पर। यानी कि रानी ने जिस कीमत में खरीदा होगा उस कीमत से 6 सही 2/3% बढ़ा के रानी बेच देती है इसको प्रिया को। तो क्या सक्सेसिव नहीं हो रहा है, दिस इज सक्सेसिव। प्रिया ने इसे किस कीमत पर खरीदा, सही है ना बच्चे। इनिशियल वैल्यू दी है और फाइनल क्या, फाइनल की वैल्यू मिसिंग है, ये पूछी है ना बच्चों। तो ये सवाल तो सबसे आसान है, एक स्टेप में होता है कि नहीं बच्चों। मनु ने एक माइक्रोवेव ओवन कितने में खरीदा, 12,000 में। मनु ने बेचा अनुज को 12.5% लॉस पर। 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/8 लॉस होगा, तो 8 का सामान कितने में बिकेगा, 7 में, मल्टीप्लाई। फिर अनु ने बेचा इसे रानी को 20% प्रॉफिट, और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5 पे 1 का प्रॉफिट होगा, तो 5 का सामान 6 में। फिर रानी ने इसे बेचा प्रिया को 6:2/3% प्रॉफिट पर। 6:2/3% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/, रानी ने इसको बेचा प्रिया को 1/15, यानी कि 15 का सामान कितने में, सीधी सीधी गुणा कर देते हैं। अब बताओ क्या आ जाएगा जी, 15 अट्ठे 120, 120 से चला गया 100 बार, है ना, और ये 5 से 20, यानी कि आंसर के एंड में एक ही जीरो आएगा। एक ही जीरो बचा ना, यहां तो कोई जीरो है नहीं, यानी कि प्यारे दोस्तों ये दोनों आंसर नहीं है। आंसर या तो बी ऑप्शन है या डी ऑप्शन है। बताओ इनमें से कौन सा ऑप्शन है। जो भी आंसर आएगा वो 6 से कटने वाला होगा, 7 से भी कटने वाला होगा। क्या नंबर 7 से कटता है, ये 1400 से 66 कम है, ये 7 से कटता है 1400 से 56 कम, ये आंसर है डी, ठीक है ना बच्चे। कोई तकलीफ, या 6 में नंबर आ रहा है 3, जो भी आंसर आएगा 3 से कटने वाला होगा। 3 से ये नंबर 3 3 6 और 4 10 और 11 कटता ही नहीं है, ठीक है बच्चों। सबको क्लियर हो गया। आगे सवाल नंबर है आपके सामने 63, करेंगे। 758 की कीमत वाली एक स्त्री रमेश ने 15% प्रॉफिट और बेची, ठीक है। फिर रीना ने जिसने इसे रमेश से खरीदा था, इसे 8% लॉस पर बेच दिया, ठीक है।
रीना के लिए स्त्री का सेलिंग प्राइस ज्ञात कीजिए और आंसर देखो, आंसर काफी नजदीक है और यहां आंसर एप्रोक्स में बताना है, लगभग नहीं, मतलब एग्जैक्ट नहीं है। बताओ, 758 की एक स्त्री रमेश ने किसको बेची मेरे प्यारे भाई? रमेश ने 15% लाभ पर बेची। रमेश ने बेची किसको है? रीना को, है ना। रीना को बेची, क्योंकि आगे लिखा हुआ रीना ने, जिसने इसे रमेश से खरीदा था। रीना कौन है? रमेश से खरीदने वाली। फिर रीना ने इसे 8% लॉस पर बेच दिया। ठीक है, तो रीना के लिए स्त्री का सेलिंग प्राइस बताइए क्या है? अगर आप इस सवाल के ऑप्शन देखें तो ऑप्शन में मेरे प्यारे भी बहुत नजदीक है, 10 रुपए का भी फर्क ऑप्शन में नहीं है कि नहीं बच्चों? तो मुझे बहुत नजदीक कैलकुलेशन करनी है भाई। एक तो तरीका यही हो गया कि 758 रुपए की स्त्री थी, उसने, रमेश ने इसको बेच दिया 15% प्रॉफिट पर, यानी कि कितने में? 115% में, इतने में बेच दिया। फिर रीना ने इतने में खरीद, रीना ने इसे बेच दिया आगे 8% लॉस पर। 100% पे 8% लॉस होगा तो कितने में? 92% में, है कि नहीं सचिन? ये आ गया। तो आप बताओ प्यारे बच्चों, क्या ये कैलकुलेशन करना आपके लिए प्रैक्टिकल है भाई? यहां कोई मल्टीपल वगैरह तो हम चेक नहीं कर सकते, ये होगा ना फाइनल वैल्यू निकालनी है, पहले 15% बढ़ाओ फिर कीमत 8% कम कर दो। तो भैया फिर हम इस सवाल को कैसे करेंगे सचिन? अप्रोक्स कर लेते हैं। आप बताओ जी, 758 रुपए है, कितना है? 758 रुपए। तो आप बताइए 758 रुपए है, नेट चेंज कितना आया है ये देख लो आप। क्या नेट चेंज कितना आया? रमेश ने रीना को बेचा 15% प्रॉफिट पे, फिर रीना ने इसको बेचा आगे 8% लॉस पर। तो स्त्री के प्राइस में नेट चेंज कितना है? 15 और -8 का सक्सेस। पहले स्त्री की कीमत 15% बढ़ी, फिर रीना ने 8% कम कर दी, है कि नहीं? तो नेट चेंज कितना है? 15 और -8 का, 15 -8 -15 गुणा 8/100, यही ना बच्चों? तो कितना आ गए? 15 -8 7 और 15 × 120/100 1.2। तो 7 में 1.2 घटाएंगे तो कितना आ गया? 5.8%। क्या आ गया बच्चे? प्रॉफिट। क्या आ गया? ये है सचिन, प्रॉफिट आ गया। यानी कि स्त्री की कीमत अल्टीमेटली 758 का 5.8% बढ़ गई है। कितना बढ़ी है? 758 रुपए का 5.8%। पहले अगर 15% कम करो फिर 8%, पहले 15% बढ़ाओ फिर 8% कम कर दो, तो जो नेट चेंज आएगा स्त्री के प्राइस में ये आएगा ना। 758 को केवल आपको 5.8% बढ़ाना, इतना सा सवाल है केवल, है कि नहीं? 758 रुपए को मेरे प्यारे भी 760 रुपए मान लीजिए। क्या मान लो? 760। क्योंकि अगर मैं इसको 2 रुपए बढ़ाऊंगा तो 2 रुपए का 5% बहुत कम फर्क आएगा, 0.1 का, जबकि आंसर में है फर्क एक 10 रुपए का, है ना बच्चों? तो 760 रुपए का 5.8% कितना आएगा? आप बस ये पता लगा दो मुझे। 760 का 5% 38, 35 और 3 38। 760 का 0.8% कितना आएगा प्यारे बच्चों, ये बताइए। 750 का 0.8 कितना आ गया? 60 है। 750 600 होता है ना? तो फिर 50, 60 गुणा 750 गुणा 0.8 कितना आ गया? 60, और 60 गुणा 0.8 4.8, 4.8। तो 4.8 यानी कि लगभग कितना मान लेते इसको? 5 रुपए। तो कितना आ गए? 43। कितना आ गया प्यारे बच्चों? ये 43। तो अप्रोक्स 43 आ गया। तो 758 में अगर 43 जोड़ेंगे तो कितना आएगा प्यारे बच्चों? 8 3 11 के 75, 1 76 और 4 80, 801 रुपए के करीब। बताओ 801 रुपए के करीब कौन सा ऑप्शन है? समझ में आना बच्चों? ज्यादा दिक्कत तो नहीं हुई है ना भाई? 760 रुपए का 5.8% निकालना तो बहुत आसान है। 6% भी अगर आप इसका निकालो तो 42 और 3.6 45 के करीब आएगा, तो थोड़ा सा कम ले लेंगे, 43 रुपए के करीब अगर आप जोड़ोगे इसमें तो लगभग 801 पहुंचेगा। वो कौन सा ऑप्शन है? बी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला टाइप है किसमें फाइनल वैल्यू दी है और आपसे इनिशियल वैल्यू पूछी है। बनाओ 64वां।
समझ में आ गया ना सचिन सबको? ये बताइए, सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 64। ठीक है, देखो ये सवाल ज्यादा नहीं आता फाइनल प्राइस, क्योंकि ये तो परसेंटेज में भी बन जाता है ना। असली सवाल आता है कि आपको फाइनल वैल्यू दी है और इनिशियल वैल्यू पूछी है। केतन ने एक शर्ट खरीदी और उसने महेश को 5% प्रॉफिट पर बेचा। ठीक है, महेश ने उसे डेविड को 24% लॉस पर बेचा, यही है। डेविड ने 3990 रुपए का पेमेंट किया। ओके, तो केतन द्वारा खरीदी गई शर्ट का प्राइस ज्ञात कीजिए। सबको समझ में आया? बताओ। देखो क्या हो रहा है, केतन ने एक शर्ट किसको बेची? महेश को, है ना। केतन ने एक शर्ट महेश को 5% प्रॉफिट पर बेचा, यही ना सचिन। फिर महेश ने उसे डेविड को 24% लॉस पर बेचा। केतन ने एक शर्ट बेची महेश को 5% प्रॉफिट पर, महेश ने इसको आगे बेचा डेविड को 24%। सवाल है, डेविड ने 3990 का पेमेंट किया, यानी कि डेविड ने वो शर्ट कितने में खरीदी है? 3990 में खरीदी है। तो आपसे पूछा केतन द्वारा खरीदी गई शर्ट का कॉस्ट प्राइस, यानी कि केतन ने वो शर्ट कितने में खरीदी थी। केतन के लिए शर्ट का क्या बताना है? सीपी। तो क्या बच्चों ऐसे सवाल हम परसेंटेज में भी नहीं पढ़ चुके हैं, है ना। केतन ने महेश को बेचा, महेश ने डेविड को बेचा। केतन ने महेश को 5% लाभ पर, फिर महेश ने डेविड को 24% लॉस पर। फाइनल वैल्यू दी है और इनिशियल वैल्यू पूछी है। सवाल रेशियो से भी कर सकते हैं और सक्सेसिव के फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, जैसे मर्जी आए वो करो, ये ज्यादा बेटर है, रेशियो है ना। केतन ने महेश को बेचा 5% प्रॉफिट, 5% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/, यानी कि अल्टीमेटली 20 का समान 21 में। फिर महेश ने बेचा डेविड को 24% लॉस पर, 24% की फ्रैक्शन वैल्यू 6/, तो 25 का समान 19 में। कुछ कट तो आनी, सीधी सीधी गुणा, 21 गुणा 19 कितना आ जाएगा प्यारे में? 399, और ये कितना आ जाएगा? 500। ये हमेशा इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू का क्या आता है? रेशियो। यानी कि अगर केतन का कॉस्ट प्राइस 500 यूनिट है तो अल्टीमेटली ये वस्तु डेविड को बेचेगी कितने में? 399 में। अगर केतन का सीपी 500 यूनिट है तो डेविड को कितने में बेचेगी? 399 की वैल्यू ये दे रखे 10 गुना, तो केतन का सीपी क्या है? 500 का 10 गुना। आंसर है। कोई डाउट? सबको मेरी बात समझ में आई ना? ठीक है, ये चीज मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूं, ये पेपर में नहीं करनी है। समझ बच्चों, एक सवाल मैंने आपको समझाने के लिए लिख दी है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 65। ये देखिए, ए बी को एक मैकबुक 60% लॉस पर बेचता है, बी सी को 25% प्रॉफिट पर बेचता है। सी ने मैकबुक 47,236 में खरीदा, तो ए के लिए मैकबुक की कीमत कितनी थी? ये ना सचिन बताओ। ए मैकबुक बेच रहा है बी को, बी आगे बेच रहा है किसको? सी को। सी ने मैकबुक 47,236 में खरीदा, फाइनल प्राइस दिया हुआ है। आपसे क्या पूछा? ए ने मैकबुक के लिए कितनी कीमत दी थी, है ना। इनिशियल वैल्यू पूछा है, बिल्कुल रेशियो। ए ने मैकबुक बी को बेचकर 60% लॉस पर, 60% की फ्रैक्शन 3/5, यानी कि 5 का समान 2 में। फिर बी ने सी को बेचा 25% प्रॉफिट, 25% की फ्रैक्शन 1/4, यानी कि 4 का समान, सीधी सीधी गुणा, 5 से 5 कट गया, 2/4 यानी कि 1/2। यानी कि अगर ए के लिए कॉस्ट प्राइस 2 था तो सी के लिए कितना है? 1। 1 की वैल्यू 47,236 रुपए दी है, 2 यूनिट की वैल्यू पूछी है। 47,236 का दुगुना क्या आएगा? 94,472 रुपए। खत्म। कोई तकलीफ इसमें नहीं ना? ये बताइए, बनाओ। सवाल है, बी द्वारा एक वस्तु सी को बेची जाती है, फिर सी द्वारा डी को बेची जाती है। ये बी एक वस्तु सी को बेचता है, फिर सी डी को। बी और सी दोनों को बराबर प्रॉफिट होता है, कितना? 12%। डी के लिए सेलिंग प्राइस 313.6 है, बी के लिए कॉस्ट प्राइस कितना है? ठीक है बच्चों, समझ गए? देखो आप इस सवाल को ऑप्शन से भी कर सकते हैं, क्योंकि इसके ऑप्शंस बहुत दूर दूर में, अप्रोक्सीमेशन मेथड भी सिखाता हूं आपको, ध्यान से सुनेगा।
बी एक वस्तु किसको बेचता है, सी को, है ना, और सी इस वस्तु को आगे बेचता है किसको, डी को, है कि नहीं सचिन। डी के लिए सेलिंग प्राइस कितना है, 313.6 रुपए, यानी कि डी को ये वस्तु कितने में बेची गई है, 313.6 रुपए में, समझा बच्चों। बी और सी दोनों को बराबर प्रॉफिट होता है 12%। बी ने सी को वस्तु 12% प्रॉफिट पर बेची, फिर सी ने वस्तु खरीद के डी को 12% प्रॉफिट पर बेची। आपसे क्या पूछा है, बी के लिए वस्तु का क्रय मूल्य, है ना। तो आप बताओ जब ये वस्तु बी से डी के पास पहुंची तो उस वस्तु का प्राइस कितना बढ़ गया, 12 और 12 का सक्सेसिव, पहले वस्तु कीमत 12% बढ़ी, फिर सी ने खरीद ली, फिर दोबारा 12% बढ़ी, तो 12 और 12 का सक्सेसिव क्या होता है, दिमाग में कर सकते हैं, 12 + 12 + 12 गुणा 12/100, यानी कि 24 और 1.44 25.44% आ गया कि नहीं आ गया बच्चों, है कि नहीं सचिन, क्लियर है। यानी कि बी का कॉस्ट प्राइस ऐसा होगा जिसको लगभग 25% बढ़ाने पर क्या आ जाए, 313 आ जाए। आई ना बात समझ में। बी का जो सीपी होगा बच्चों, आपसे क्या पूछा, बी का क्रय मूल्य, बी का क्रय मूल्य ऐसा होगा जिसको 25% बढ़ाने के बाद खटाक से क्या आ जाए, 313। ये सब मैंने आपको लिख के समझा, ये करना था दिमाग में, है ना। तो अब बताओ कौन सा ऑप्शन है, 200 का 25% तो 50 ही आ जाएगा, 250 का 25% आएगा मेरे प्यारे भाई 62.5, 25 गुणा 25 62.5 से हालांकि थोड़ा सा ज्यादा आएगा, तो 250 + 63 कितना आएगा, 313 के करीब, यानी कि यही क्या है आंसर, ऑप्शन नंबर। कोई डाउट भाई, 250 रुपए का 25% क्या आएगा, 250 गुणा 0.25 62.5, हल्का सा ज्यादा ही है, 63 मान लीजिए, 250 अगर लागत मूल्य 63 प्रॉफिट होगा तो 313 में बिक रहा है, यही ऑप्शन है, खत्म ना। आओ सवाल नंबर 67 करिए। ए बी को 33% प्रॉफिट पर एक साइकिल बेचता है, बी से 25% लॉस पर सी को बेचता है, ठीक है। सी ने साइकिल 3059 में खरीदी, तो ए के लिए इसका लागत मूल्य क्या था, ये आपके सामने 4 ऑप्शन है। ऑप्शन बड़े खतरनाक है ना। मिक्स्ड फ्रैक्शन में अगर आप इस सवाल के ऑप्शन देखो तो बहुत दूर दूर है, हजार रुपए का फर्क है, कितने हजार का फर्क है, 1000 तो बहुत ज्यादा होता है। तो इस सवाल की कोई एग्जैक्ट कैलकुलेशन की जरूरत है क्या आपको, नहीं। क्या चेक करिए, अप्रोक्स ए ने एक साइकिल बी को बेची 33% प्रॉफिट पर, ठीक है बच्चे। फिर बी ने, ए ने साइकिल बी को बेच दी, बी ने खरीद ली, बी ने इसे बेच दिया सी को 25% लॉस पर। सी ने साइकिल, फाइनली साइकिल किसको बेची गई, सी को, सी ने साइकिल 3059 में खरीदी, है ना बच्चे। तो आपसे क्या पूछा, ए का लागत मूल्य क्या था, फाइनल वैल्यू दी है, इनिशियल वैल्यू पूछी है। तो साइकिल के प्राइस में कुल चेंज कितना आया प्यारे बच्चों, बताओ। 33 और -25 का सक्सेसिव है कि नहीं सचिन, है भाई। ए ने बी को बेची 33% लाभ पर और बी ने सी को, तो 33 - 25 - 33 गुणा 25/100%। हालांकि ये आप दिमाग में कर सकते थे, कर सकते ना सचिन। 25 से 100 4 बार कट जाएगा, 4 से 33 8 बार, तो 33 - 33 लगभग 0%, लगभग कितना आ गया स्टूडेंट्स, 0% है। 33 - 33 अप्रोक्स 0%, यानी कि साइकिल के प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ। जब ये साइकिल ए से बी को बिकी, बी से सी को बेची, तो साइकिल के प्राइस में कोई चेंज नहीं हुआ। अगर सी को 3000, सी ने 3059 रुपए में खरीदी है, तो ए का कॉस्ट प्राइस भी 3059 रुपए के ही करीब होगा। और वो कौन सा ऑप्शन है, केवल ऑप्शन ए है कि नहीं भाई। तो ये सब तरीके हैं बेटा, अदरवाइज तो कैलकुलेशन में बावले हो जाओगे, है कि नहीं सचिन। ये समझ रहे हैं कि घटोत्कची कहीं है, बोलो। अरे घोंचुओ, 25 से 100 4 बार काट दिया, 4 से 33 8 बार काट दिया, लगभग 8। लगभग नाम की चीज जानते हो क्या, तुम इतने बुद्धि छीड़ हो चुके हो कि मैं आपको 25 से 100 काट के दिखाऊं। केवल बोर्ड पे देखना नहीं होता, सुनना भी होता है।
सुकांत तेजाब से साफ कर लो एक बार, हैं? ए ने साइकिल बी को बेची, बी ने सी को बेची, सी का जो है कॉस्ट प्राइस दिया है, ए का पूछा है, साइकिल के प्राइस में नेट चेंज 0% आया है, यानी कि अगर सी ने 3059 रुपए में खरीदे तो ए का सीपी भी लगभग 3059 के करीब होगा। सबसे करीब कौन सा है? ए ऑप्शन। इससे बेहतरीन तरीका पूरी दुनिया में नहीं है करने का इस सवाल को, है कि नहीं सचिन? आइए अगला सवाल, सवाल नंबर है 68 आपके सामने, बनाओ। एक्स वाई को 12% लॉस पर बेचता है, एक्स वाई को एक वस्तु 12% लॉस पर बेचता है, वाई इसे जेड को 9% प्रॉफिट पर बेचता है, जेड इसके लिए 21,582 रुपए का भुगतान करता है, तो एक्स ने किस कीमत पर वस्तु खरीदी थी? यही सवाल है बच्चे। कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत नहीं है, बताइए क्या आंसर है। यहां भी ऑप्शन में फर्क है, 1,000 का फर्क तो है ही, दिख रहा है 1,000 का फर्क, तो कैसे कर लूंगा? अप्रोक्स कर सकते हैं, अप्रोक्स बताओ। एक्स वाई को एक वस्तु 12% लॉस पर बेचता है, फिर वाई से जेड को बेचता है 9% प्रॉफिट पर। जेड के लिए कॉस्ट प्राइस कितना है? 21,582। क्या पूछा? एक्स ने कीमत, किस कीमत पर वस्तु खरीदी थी? वस्तु के प्राइस में नेट चेंज कितना है? -12 और 9 का सक्सेसिव, -12 + 9 -12 गुणा 9/100, 12 निम्मा 108/100 क्या आ गया? 1.08, यानी कि आ गया माइनस का 4.08%, यानी कि लगभग कितना आ गया? 4% आ गया, लगभग 4% आ गया। यानी कि मेरे भाई कि जब ये वस्तु एक्स के पास से जेड के पास तक गई है तो उस वस्तु की कीमत लगभग कितनी कम हो गई है? 4%। यही मतलब होता है ना इस बात का। नेट चेंज मतलब एक्स ने वाई को बेचा, वाई ने जेड को बेचा, तो नेट चेंज 4% डिक्रीज हो, वस्तु कीमत 4% घट गई, और जेड ने खरीदा कितने में? 21,582 रुपए में। ठीक बच्चों, तो एक्स का सीपी क्या होगा प्यारे बच्चों, ये बताइए। देखो आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जिसको 4% कम करने पर लगभग क्या आ जाए? 21,600 है ना। आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जिसको 4% कम करने पर लगभग 21,600 आ जाए, यानी कि एक्स का जो सीपी होगा 21,600 से तो ज्यादा ही आना चाहिए बच्चों, ये नहीं है। या तो आंसर सी है या बी है। अगर 22,500 ले तो 22,500 का 4% क्या होता है? 225 चौका 900, 22,500 को 900 रुपए अगर आप कम करोगे तो लगभग 21,600 के करीब, ये 21,600 के करीब आ रहा है। क्या आंसर है? सी। आए समझ में? आगे सबका है भाई। आंसर ऐसा ऑप्शन होगा जिसको 4% कम करने पर लगभग क्या आ जाए? 21,582 आ जाए। कोई पूरा रेशियो बनाने की जरूरत नहीं है। और ऐसा कौन सा ऑप्शन है? सी ऑप्शन है। ठीक है ना बच्चों, ये बताओ। सवाल नंबर है आपके सामने यहां पर 69, करिए। द मैन्युफैक्चरर ऑफ ए टेबल सेल्स इट टू ए होलसेलर डीलर एट ए प्रॉफिट ऑफ 10%. Wholesaler dealer sells the table to retailer at a profit of 30%. Finally, retailer sells it to customer at a profit of 50%. ठीक है। Customer pays 12870 rupees for the table. Then its manufacturing cost is. ये बहुत पॉपुलर सवाल है बच्चों, ध्यान से सुनेगा क्या हो रहा है। एक मैन्युफैक्चर होता है निर्माता, कोई सामान का उत्पादन करने वाला, है ना। एक मैन्युफैक्चरर एक टेबल बेचता है होलसेलर डीलर को 10% प्रॉफिट में, ये है ना। मैन्युफैक्चर टेबल बेचता है होलसेलर को 10% प्रॉफिट में, फिर होलसेलर इसको बेचता है किसको? रिटेलर को। रिटेलर को कितने प्रॉफिट में प्यारे बच्चों? 30% प्रॉफिट में। फिर रिटेलर इसको बेचता है कस्टमर को कितने प्रॉफिट में? रिटेलर बेचता है कस्टमर को, ग्राहक को 50% प्रॉफिट में, यही है ना बच्चे। आप बोलोगे हां जी सर है तो यही। कस्टमर ने वस्तु के लिए कितना पे किया? 12,870 रुपए। कस्टमर ने टेबल 12,870 रुपए में खरीदी। क्या पूछा है? मैन्युफैक्चरर का सीपी पूछा, यही है।
यहां भी आप अप्रोक्स कैलकुलेशन कर सकते हैं बच्चों, कर सकते हैं ना। पर जब डेटा ही बहुत आसान है तो हम क्यों पंगा लें, है ना भाई। सीधा रेशियो हो जाएगा कि नहीं। मैन्युफैक्चरर ने डीलर को बेचा, डीलर ने रिटेलर को, रिटेलर ने कस्टमर को। फाइनल प्राइस दिया हुआ है, इनिशियल प्राइस बच्चों पूछा है कि नहीं बच्चे। मैन्युफैक्चरर ने डीलर को बेचा 10% प्रॉफिट पर, 10% की फ्रैक्शन 1/10, 10 का समान कितने में, 10 का समान 11 में। डीलर ने बेचा 30% प्रॉफिट, 30% की फ्रैक्शन 3/10, 3/10 प्रॉफिट मतलब 10 का समान 13 में। फिर रिटेलर ने बेचा कस्टमर को 50% प्रॉफिट, 50% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/2 यानी कि 2 का समान 3। कुछ नहीं कट रहा। 11 गुणा 13 143, 143 दिया 429 और नीचे क्या आ गया 200, यही ना। यानी कि अगर मैन्युफैक्चरर का कॉस्ट प्राइस 200 है तो फाइनली कस्टमर को बिकी कितने में, 429 में। 429 की वैल्यू कितनी है 12870, कितने गुना दिख रहा साफ साफ, 30 गुना 1200 और 870। तो मैन्युफैक्चरर के लिए कॉस्ट प्राइस कितना है 200 का 30 गुना कितना आ गया बच्चे, 6,000 रुपए आंसर है। आगे चलेंगे बताएंगे। सवाल नंबर आपके सामने यहां पर 70 करो। बिल्कुल बच्चों सेम ऐसा ही सवाल है, करके बताइए क्या आंसर होगा इस सवाल का। ठीक है, जल्दी से करो क्या आंसर है। सवाल नंबर 70 का आंसर मैं नहीं बताऊंगा, आप मुझे बताओगे, मेरे को आता ही नहीं है। करो। सचिन आंसर इन लोगों का है, बी ज्यादा आ रहा है। भाई ए और सी तो पॉसिबल ही नहीं है ना। देखो ए और सी तो पॉसिबल ही नहीं, क्योंकि फिर दशमलव के बाद जैसे देखो सोचने के ना तरीके होते हैं सवालों को, है ना। मान लो आप, मान लो जैसे सबसे आसान नंबर से पिक करते हैं कि 600 आंसर है कि नहीं भाई, 600 आंसर है तो पहले इसकी कीमत 20% बढ़ाते हैं 1.2 से गुणा, है ना बच्चे। फिर 30% बढ़ाते हैं 1.3 से गुणा, फिर 38% घटाते हैं, 38% घटाने का मतलब 62% हो गया 0.62 से गुणा।
तो आप अगर यहां पे देखेंगे तो दशमलव से 2 जीरो कट गया, तो ये आया ना फाइनल सेलिंग प्राइस, है कि नहीं सचिन? ये फाइनल सेलिंग प्राइस है। यहां दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे? एक और एक, जबकि दशमलव के बाद कितना अंक है? दशमलव के बाद तो एक ही अंक है, 0.6। ये जीरो तो कोई अंक थोड़ा ना होता है। यहां दशमलव के बाद कितने अंक आएंगे? 2 आएंगे। यहां डेसिमल के बाद एक ही अंक है, यानी कि 600 पॉसिबल नहीं है। यहां भी दशमलव के बाद मेरे दोस्तों 2 अंक से ज्यादा आएंगे, ये भी संभव नहीं है। एक ही ऑप्शन है जो आपको 500 रुपए, जो डेसिमल के बाद एक ही डिजिट देगा यहां इंक्रीज करने पर। अगर आप ये 500 मानोगे प्यारे बच्चों, तो 500 की 1.2 में गुणा होके 600, और फिर डेसिमल के बाद एक ही डिजिट बच जाएगा, है कि नहीं बच्चे? तो इसलिए आंसर क्या हो सकता था? 500। अल्ट्रा ट्रिक है बच्चों ये, है कि नहीं बच्चे? तो आपने जो कैलकुलेशन किया होगा, कैलकुलेशन भी सही है। क्या आ रहा है? 500 रुपए ही आंसर है कि नहीं? लेकिन बुद्धि डेवलप होगी आपकी, ये मेरे पढ़ाने से ही नहीं होगी, केवल जब आप खुद से सोचोगे ना, मॉक टेस्ट लगाओगे, तो डेवलप होगी। अगला सवाल है बच्चों आपके सामने 71, जो कि CHSL 2021 के पेपर में पूछा गया है। ठीक है भाई, करिए। एक मैन्युफैक्चर एक आइटम बेचता है डीलर को 11% प्रॉफिट में, फिर डीलर बेचता है रिटेलर को 15% प्रॉफिट में, रिटेलर बेचता है कस्टमर को 17,045 में, देयर बाई अर्निंग ए प्रॉफिट ऑफ 19%, 19% का लाभ कमा के, है ना? तो आपसे पूछा कॉस्ट प्राइस ऑफ द मैन्युफैक्चर, मैन्युफैक्चर का कॉस्ट प्राइस क्या है, और आंसर एप्रोक्स में है, लगभग में बताने हैं। देख लो बेटा, यहां ऐसी ऐसी परसेंटेज दी हैं कि अगर आप इनकी फ्रैक्शन वैल्यू बनाओगे तो पागल हो जाओगे कैलकुलेशन करते करते, है कि नहीं बच्चों? ये सवाल फ्रैक्शन से, रेशियो से करने वाला है ही नहीं। ये सवाल ही जानबूझ के बनाया गया है अप्रोक्स कैलकुलेशन के लिए। अब देखो, मैन्युफैक्चर सामान बेचता है डीलर को, डीलर बेच रहा है रिटेलर को, रिटेलर बेच रहा है कस्टमर को। तो आप अल्टीमेट देखो, अल्टीमेट क्या हुआ? अल्टीमेट ये हुआ कि हमारा मैन्युफैक्चर से सामान किसके पास पहुंचा? कस्टमर के पास, यही है ना? और जो कस्टमर को सामान बेचा गया 17,045 रुपए का, है ना? कस्टमर ने 17,045 रुपए में खरीदा है। पूछा मैन्युफैक्चरर का लागत मूल्य क्या है, तो फाइनल वैल्यू दी, इनिशियल वैल्यू पूछी है। लेकिन बीच में क्या हुआ? मैन्युफैक्चरर ने बेचा 11% प्रॉफिट पे, फिर रिटेलर ने बेचा 13% प्रॉफिट पे, है ना? नहीं, मैन्युफैक्चरर ने बेचा है 11% प्रॉफिट पे, है ना? फिर होलसेलर डीलर ने बेचा है इसको 15% प्रॉफिट में, फिर होलसेलर डीलर ने बेचा है 19%। यही ना बच्चे? क्लियर है? कोई दिक्कत? आप बोलोगे नहीं सर। यानी कि जो नेट चेंज आया वो क्या आया? 11, 15 और 19 का सक्सेसिव। सबको मेरी बात समझ में आ गई है? 11, 15 और 19 का सक्सेसिव क्या होगा, यही तो निकालना है बच्चों आपको, है कि नहीं सचिन? बताओ, 11, 15 और 19 का सक्सेसिव क्या आ जाएगा? लगभग मुझे बता दीजिए। यह निकालना भी कोई आसान नहीं है, बताओ। ग्यारह, 15, 19 तीनों का सक्सेसिव क्या आएगा? जानबूझ के सवाल ले रहे हैं आपको समझाने के लिए, आया है बेटा सवाल पेपर में। अब आप सुनिए बच्चों, ये क्या है? 15, ये क्या है? 11 और 19, 30। 30 का आधा क्या होता है? 15, 15। ध्यान सुनेगा बच्चों, मैं आपसे एक बात पूछता हूं कि बताओ 10% और 10% का सक्सेसिव क्या आएगा? बताओ, 10% और 10% का नेट क्या आएगा? नेट इफेक्टिव चेंज 21%। 10 प्लस 10 प्लस 10 गुणा 10/100 क्या है बच्चों? 21%। बच्चों मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये बताओ जरा, 11% और 9% का क्या आएगा नेट? 11 और 9 का क्या आएगा? 11 प्लस 9 प्लस 11 गुणा 9/100, यानी कि 11 और 9 20, 11 99/100 0.99, कितना आएगा? 20.99%। कोई दिक्कत? चलो बच्चों मैं आपसे पूछता हूं कि 13% और 7% का नेट चेंज कितना आएगा? 13 और 7 का, 13 प्लस 7 प्लस 13 गुणा 7/100, 13 प्लस 7 20 और 13 7 91/100 0.91।
तो आप बताओ यहां मैंने जो संख्याएं ली इनका सम सेम है, 10 10 20, 11 9 20, 13 7 20, सम सेम है। सम सेम है तो इनका नेट इफेक्टिव भी लगभग इक्वल आ रहा है, लगभग लगभग इक्वली आ रहा है, 21% के करीब आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यानी कि अगर सम सेम है, योग बराबर है, तो उनका नेट इफेक्टिव भी आप निकालेंगे, सक्सेसिव चेंज भी निकालेंगे तो लगभग क्या आएगा, बराबर ही आएगा। अगर हम इस सवाल को देखते हैं तो इस सवाल के आंसर बहुत दूर दूर है, हजार हजार रुपए का फर्क है, और 1000 रुपए का फर्क तो बहुत बड़ी बात होती है ना बच्चे। तो मैं अप्रोक्स कैलकुलेशन कर सकता हूं, ये 11 और 19 30 हो रहा है, 11 और 19 का सक्सेसिव वही आएगा जो 15 15 का आएगा, है कि नहीं सचिन। 11 प्लस 19 भी 30 है, और 15 15 का सक्सेसिव भी 30 है। बोलो होगा कि नहीं होगा, मस्त है ना भाई। और 15 15 15 का सक्सेसिव निकालना तो आसान है सब लोगों के लिए। 15 15 15 का सक्सेसिव क्या आएगा, लगभग 52%। क्या आता है, लगभग 52%, है ना, अप्रोक्स 52%। ये मैंने याद भी करवाया होगा आपको परसेंटेज में, 10 10 10 का 3 बार सक्सेसिव क्या होता है, 33.1%। 15 15 15 का 3 बार 52% के करीब, है ना। 20 20 20 का 3 बार 72.8%। ये मैंने याद भी कराया होगा आपको। नहीं तो आप जानते हैं कि तीनों का सक्सेसिव निकालना है, पहले तीनों को जोड़ो, 15 15 15 45, फिर दो दो की गुणा, 15 गुणा 15 225, 15 गुणा 15 225, 15 गुणा 15 225, क्या आ गया 675 बटे 100 6.75। फिर तीनों की गुणा बटे 10,000, 15 का क्यूब 3375 बटे 10,000 0.3375, तो लगभग क्या आ गया 45 6 51 52% के करीब आया कि नहीं आया। अगर आपको नहीं आता ये निकालना, जल्दी से बिल्कुल स्किप कर दो, इस क्लास का कोई फायदा नहीं तुम्हारे लिए पढ़ने का। 15 15 15 का जो सक्सेसिव आएगा प्यारे बच्चों क्या आएगा, अप्रोक्स 52%। आप बताओ आंसर ऐसा ऑप्शन होना चाहिए जिसको 52% बढ़ाने के बाद क्या आ जाए, लगभग 17,000 आ जाए। ऐसा कौन सा ऑप्शन, 52% यानी कि लगभग 50%। 50% आप 13,000 को बढ़ाओगे, 50% 6,500 बहुत बड़ा हो जाएगा। 15,000 का 50% 7,500 बहुत बड़ा हो जाएगा। 10,000 का 50% 5,000 15,000 पर अटक जाएगा। 11,220 का 50% आधा क्या आएगा, 5500, है ना। हालांकि 52% है तो 5500 से थोड़ा सा ज्यादा आएगा, लगभग 5800 मान लो। तो अगर मैं इसमें ऐड करता हूं तो ये लगभग 17,000 के करीब हो रहा है कि नहीं हो रहा, हो रहा है कि नहीं। यही क्या है, ऑप्शन नंबर, बताओ मजा आया कि नहीं आया, है कि नहीं सचिन, मजा आया ना इन्हें। 11,220 का 50% लगभग 5500 होता है। ये थोड़ा 52% है तो थोड़ा ज्यादा, लगभग 5700 5800। अगर इसमें 5800 रुपए जोड़ दिया जाए तो ये करीब आ रहा है इसके 17,000 के काफी। यही क्या है, मस्त है ना तरीके। ये तरीके आपको सीखने हैं बच्चे। आइए आगे चलते हैं। सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 70 बनाओ। मोहन 1,70,000 की इन्वेस्टमेंट के साथ एक बिजनेस शुरू करता है, ठीक है। पहले साल के दौरान 4% उसे लॉस होता है, लेकिन वह शेष निवेश पर दूसरे साल के दौरान 5% का प्रॉफिट कमाता है, ठीक है। तीसरे साल के दौरान नए इन्वेस्टमेंट पर 25% का लाभ कमाता है, ये भी ठीक है। 3 साल के एंड में उसका कुल प्रॉफिट ज्ञात करें। कुल प्रॉफिट पूछा है, फाइनल वैल्यू नहीं पूछी। देखो मोहन ने एक बिजनेस शुरू किया है 1,70,000 रुपए से, मोहन का इनिशियल इन्वेस्टमेंट है। सवाल में पूछा है 3 साल के अंत में उसका कुल प्रॉफिट क्या होगा। प्रॉफिट का क्या मतलब है कि 1,70,000 रुपए जो मोहन ने इन्वेस्ट किया है उससे एक्स्ट्रा अमाउंट जो 3 साल बाद उसके पास बच जाएगा, वही प्रॉफिट है, वही तो होगा प्रॉफिट। तो आपको यहां पे एक्चुअली फाइनल वैल्यू और इनिशियल वैल्यू का क्या निकालना है, डिफरेंस। मान लो मैं बिजनेस में 5,000 रुपए इन्वेस्ट करूं और 3 साल बाद में 8,000 कमा लूं, तो मेरा प्रॉफिट कितना है, 3,000 रुपए। 8,000 माइनस 5,000, यही है ना बच्चे। तो वही करना है। मोहन ने 1,70,000 रुपए से एक बिजनेस शुरू किया,
पहले साल के दौरान 4% लॉस हुआ। 4% लॉस का मतलब 1/25। 1/25 लॉस का मतलब उसका इन्वेस्टमेंट 25 था, तो घट के कितना रह गया? 24। अब बचा हुआ जो इन्वेस्टमेंट, जहां शेष शब्द आता है वहां क्या है? सक्सेसिव, है ना। पहले साल 4% लॉस हो गया। अब जो इन्वेस्टमेंट बाकी है, जो रिमेनिंग अमाउंट है, उस रिमेनिंग अमाउंट पर दूसरे साल क्या होता है? 5% लाभ। 5% का मतलब 1/20। 20 पे 1 का लाभ होगा तो 20 का सामान कितने में बिका बच्चों? 21 में, है ना बच्चे। अंत में तीसरे साल के दौरान नई पूंजी पर, है ना, 2 साल के बाद जो उसके पास पूंजी है ना, 2 साल के बाद जो उसके पास अमाउंट है, नई पूंजी आ गया ना, 2 साल के बाद जो अमाउंट है, उस नई पूंजी पर तीसरे साल कितना प्रॉफिट होता है? 25%, यानी कि 1/4। तो 4 का समान कितने में? 5 में। यही ना बच्चे। जहां भी रिमेनिंग शब्द आता है, नई वैल्यू को चेंज किया जाता है बार बार, नई वैल्यू को, वहां क्या लगता है? सक्सेसिव। तो जब आप इनकी सीधी सीधी गुणा करेंगे तो प्यारे बच्चे क्या आ जाएगा? 5 से 20 आपका 4 बार कट जाएगा, ये ना सचिन। और ये 8 से 8 तिया 24, और ये 8 दूनी, तो ऊपर तो आ गया, मुझे नहीं लग रहा कुछ कटेगा। 21 तिया 63, नीचे आ गया 25 दूनी 50। यानी कि अल्टीमेटली उसका इन्वेस्टमेंट 50 था, तो 3 साल के बाद फाइनली उसके पास कितना पैसा बचा? 63 हो गया उसका पैसा, यानी कि उसका प्रॉफिट कितना हुआ? 13 यूनिट का प्रॉफिट है। तो जो भी आंसर आएगा वो 13 का मल्टीपल होगा। 13 तिया 39 और 5 13 चौका 52, ये 13 से नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा, ये भी नहीं कटेगा। ओके, अगर 442 13 से कट गया तो +-10 कर रखा है, वो 13 से नहीं कटेंगे, है ना बच्चों। अगर कोई नंबर मान लो 442 13 से कटेगा, तो 13 से अगला नंबर वही कटेगा जो 13 के मल्टीपल ऐड करोगे। तो आंसर क्या हो गया? ए। कुछ करने की जरूरत है नहीं, सॉल्व भी हो जाएगा। भाई इनिशियल इन्वेस्टमेंट कितना था बताओ? 1 लाख। तो 50 यूनिट की वैल्यू सवाल में कितनी है? 1,70,000 रुपए, और आपसे 13 यूनिट की वैल्यू पूछी थी। ये सवाल था, कर लोगे ना बच्चों? मुझे लगता है समझ आ गया है। आगे चलेंगे, सवाल नंबर 73 बनाइए। ए ने एक आर्टिकल खरीदा और इसके रिपेयर पर 550 रुपए खर्च किए, ठीक है। फिर उसने 10% प्रॉफिट पे बी को बेच दिया। ओके, बी ने इसे 20% लॉस पर सी को बेच दिया। सी ने इसे 30% प्रॉफिट पर 6864 को बेच दिया, है ना। तो आपसे पूछा है ए ने वस्तु के लिए कितना भुगतान किया। ए का हाउ मच डिड ए पे फॉर द आर्टिकल। ए ने आर्टिकल के लिए कितना पे किया था वस्तु खरीदने के लिए, बताइए बच्चों। सही सवाल तो वही है, बस थोड़ा सा ट्विस्ट है कि नहीं बच्चों? ध्यान से सुनेगा। ए ने एक वस्तु खरीदी, ए ने एक वस्तु खरीदी, हमें नहीं पता किस कीमत में खरीदी है। हमें यही पूछा है सवाल में कि ए ने एक वस्तु खरीदने के लिए कितना पैसा पे किया। अब ए ने जिस दाम में वस्तु खरीदी, उसके बाद उस वस्तु पर 550 रुपए खर्च किए, यही है ना बच्चे। यानी कि ए के लिए टोटल कॉस्ट क्या हो गया? ए के लिए टोटल कॉस्ट हो गया खरीदा गया दाम प्लस 550। भाई ए ने एक तो खरीदा प्लस 550 रुपए खर्च किए, तो ए का टोटल कॉस्ट हो गया प्यारे बच्चों यहां पर ये ए का टोटल कॉस्ट आ गया कि नहीं आ गया बच्चों? है कि नहीं सचिन? ये ए का टोटल कॉस्ट आ गया, खरीदा गया मूल्य प्लस 550। फिर 10% लाभ पर इसने बी को बेच दिया, तो ए जो बी को बेचेगा वो 10% लाभ पे टोटल कॉस्ट पे बेचेगा कि नहीं। यानी कि ए ने बी को बेच दिया ये वस्तु बच्चों कितना? 10% लाभ पर बी को। फिर बी ने इसे बेच दिया सी को कितना? 20% लॉस पर। और फिर मेरे प्यारे बच्चों सी ने इसे बेच दिया 30% प्रॉफिट पे 6864 में। सी ने इस वस्तु को 6864 रुपए में बेच दिया 30% लाभ पर। सी ने इसे 30% लाभ पर 6864 में बेच दिया। तो सवाल है ए ने वस्तु के लिए कितना भुगतान किया था, यानी कि ये वैल्यू निकालनी। तो पहले क्या पता करना पड़ेगा? ये टोटल कॉस्ट। आप यहां से देखो कि ये सवाल सक्सेसिव नहीं है, है ना।
10% प्रॉफिट, 20% लॉस, 30% प्रॉफिट, सक्सेसिव नहीं है। फाइनल वैल्यू दिए, इनिशियल वैल्यू निकाल सकते हो। बताओ यहां तक तो नॉर्मली होगा, कोई दम है सवाल में? नहीं। 10% प्रॉफिट का मतलब 1/10, 10 का समान। 20% लॉस का मतलब 1/5 का समान। फिर 30% प्रॉफिट का मतलब 3/10, 10 का समान। सीधी सीधी गुणा है कि नहीं? जब सीधी सीधी गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों? 4 से आपका 100 कट जाएगा 25 बार, 25 पंजे 125 और ऊपर 11 गुणा 13 143, ये ना। तो फाइनल वैल्यू कितनी है? 6864 कितने गुणा 143, 5 बार तो जाएगा नहीं, 4 बार जाएगा ना। 560 और 12 572, ठीक है ना बच्चे? 572 के बाद कितना बच जाएगा प्यारे बच्चों? 114, 1144, 1144 बच गया तो 8 बार चला गया। 143 अट्ठे, क्योंकि 140 अट्ठे 1120, 3 अट्ठे 24, 1120 और 24 1144, 48 गुना। तो 125 की वैल्यू भी कितनी आ जाएगी? 125 का 48 गुना कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भी? 6000। मैंने आपको बताया 125 अट्ठे 1000 होता है, जैसे 48 को मैं क्या लिख लूंगा? 8 छिंग 48, तो 125 अट्ठे 1000, 1000 गुणा 6, 6000। तो ये आ गया ए का टोटल कॉस्ट। लेकिन पूछा ए ने वस्तु खरीदी कितने की थी? ए ने वस्तु खरीदी 550 उसके ट्रांसपोर्ट कॉस्ट पे खर्च किए, तब जाके वस्तु का टोटल कॉस्ट कितना है? 6000। तो इन्हें खरीदी कितने की थी? 6000 में से 550 घटाओ, यानी कि 5450 की खरीदी थी। आंसर क्या है? सी ऑप्शन आंसर है। ये बताएंगे। करो सवाल नंबर स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 74 बनाओ। ए एक साइकिल खरीदता है और बी को बेचता है 1000 रुपए प्रॉफिट में, ठीक है। बी सोल्ड इट टू सी एट 5% लॉस। बी इसे सी को 5% लॉस पर बेचता है, ठीक है। सी सोल्ड इट टू डी फॉर 10450 एट 10% प्रॉफिट। सी ने इसे डी को 10% प्रॉफिट पर 10,450 में बेचा, ठीक है। सवाल है, अगर डी ने सीधे वहां से साइकिल खरीदी होती जहां से ए ने खरीदी थी, तो उसे कितने रुपए की राशि की बचत होती? समझ रहे? डी अगर सीधे वहीं से साइकिल खरीदता जहां से ए खरीद के ला रहा है, तो हमारा डी कितना पैसा बचत कर लेता? ये सवाल है, बढ़िया सवाल है बच्चों, है ना। ध्यान से सुनिएगा। ए ने एक साइकिल खरीदी, किस कीमत में खरीदी हमें नहीं पता, ये ना बच्चे। ए ने एक साइकिल खरीदी, किस कीमत में खरीदी हमें नहीं पता। फिर ए ने साइकिल को बेच दिया किसको? बी को। ए ने साइकिल को बी को बेच दिया 1000 रुपए के लाभ पर, है कि नहीं सचिन? यानी कि ए ने जिस कीमत में खरीदी उससे 1000 रुपए बढ़ा के बी को बेच दिया, बढ़ा दिया। फिर बी ने इसे सी को बेच दिया 5% लॉस पर। अल्टीमेटली फिर बी ने साइकिल को बेच दिया सी को 5% लॉस पर। फिर सी ने इसे डी को बेच दिया प्यारे बच्चों कितना? सी ने डी को बेचा 10,450 रुपए में, कितना? 10% लाभ पर। तो आपसे पूछा अगर डी सीधे वहीं से साइकिल खरीद के लाता जहां से ए ला रहा है, तो डी को कितने रुपए की बचत होती? क्या आप ये पता लगा सकते हो यहां से? सक्सेस हो ये, बी सी को बेच रहा है सी डी को, कि भैया ए ने साइकिल बी को कितने रुपए में बेची है, या बी ने साइकिल कितने रुपए में खरीदी है? क्या आप ये पता लगा सकते हो? सक्सेसिव है, बताइए। बी ने सी को बेची है 5% लॉस पर। 5% लॉस का मतलब 1/20, 20 का समान 19 में। पर सी ने बेची डी को 10% प्रॉफिट पर, यानी कि 1/10, 10 का समान 11 में। यह आ गया 19 गुणा 11, 209/200, है कि नहीं सचिन? 209 की वैल्यू 10,450 है। कितने गुना? 50 गुना। 200 पंजे 1000, 9 पंजे 45, तो यहां 200 की वैल्यू भी क्या आ जाएगी बच्चों? यानी कि 10,000। तो ए ने साइकिल बी को जो बेची है वो कितने में बेची है? कौन दिक्कत आ गया ना। ए ने साइकिल बी को 10,000 में बेची, 1000 रुपए के प्रॉफिट पे। कितने प्रॉफिट पे? 1000 रुपए के प्रॉफिट। तो ए ने साइकिल खरीदी कितने में थी? ए ने साइकिल 9000 में खरीदी, यानी कि ए जहां से भी साइकिल खरीद के ला रहा गोदाम से, वहां साइकिल कितने की मिलती है? 9000 की मिलती है। जरा सवाल अच्छे से पढ़ो, सवाल क्या कह रहा है।
अगर डी सीधे वहीं से साइकिल खरीद के लाता जहां से ए ला रहा है, तो डी को कितनी बचत होती? अभी डी ने कितने रुपए की साइकिल खरीदे? 10,450 की। अगर डी उसी दुकान से खरीद के लाता जहां से ए ला रहा है, तो डी को ये साइकिल पड़ जाती 9,000 की। 10,450 की वजह साइकिल 9,000 की पड़ जाती। कितने रुपए कम? 10,450 में से 9,000 घटाओ, 1,450 रुपए कम की पड़ जाती। तो डी को कितना लाभ हो जाता? यही क्या है? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है। आखिरी सवाल करेंगे आज की क्लास का भी और इस टाइप का भी। ठीक है बच्चों, बनाओ सवाल। स्टूडेंट आपके सामने यहां पर 75 बनाओ। ए एक वस्तु बी को 20% लाभ पर बेचता है, बी इसे सी को 15% लॉस पर बेचता है, सी इसे 25% प्रॉफिट पे डी को बेचता है। नॉर्मल सवाल है। ए और सी के प्रॉफिट का डिफरेंस 132 रुपए है। क्या बोला है? ए और सी के प्रॉफिट का डिफरेंस 132 रुपए है। पूछा है बी ने एक्स रुपए में वस्तु खरीदी थी, तो एक्स का मान क्या है? सबको सवाल समझ में आ गया? मैंने आपको बताया है ये सक्सेसिव परसेंटेज चेंज ही बच्चों, है कि नहीं सचिन? सक्सेसिव परसेंटेज चेंज में हमने आपको फॉर्मूला मेथड बता रखा है, जो क्या बता देता है? नेट चेंज बता देता है परसेंटेज में। रेशियो मेथड पढ़ा रखा है, रेशियो मेथड आपको इनिशियल और फाइनल वैल्यू का रेशियो दे देता है, लेकिन ये बीच की सारी इंफॉर्मेशन क्या हो जाती है? खत्म। यहां आपको ये ए और सी का जो प्रॉफिट है, ये बीच की इंफॉर्मेशन है। बीच की इंफॉर्मेशन कब होती है? जब आप 100 मान के कोई सवाल करते हो। बात समझ में आ रही है? जब 100 मान के सवाल करते हो तो आपको एक्चुअल में पता होता है कौन सी संख्या कितनी बढ़ रही है, कितनी घट रही है, हर एक चीज साफ साफ दिखाई देती है। तो यहां आपको केवल इनिशियल और फाइनल वैल्यू से काम नहीं चलेगा, है ना बच्चों? यहां केवल इनिशियल और फाइनल वैल्यू के रेशियो से काम नहीं चलेगा, क्योंकि यहां दिया क्या है? ए और सी के प्रॉफिट का डिफरेंस। इसलिए मैंने सवाल सबसे आखिर में डाला है। यह सवाल रेशियो से नहीं बनाना है आपको। सचिन समझ रहे बच्चे? फिर कैसे करना है बेटा, ध्यान से सुनेगा। ए जो है एक वस्तु बेचता है बी को, ए एक वस्तु बेचता है बी को 20% प्रॉफिट पर। 20% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं बच्चों? 1/5। फिर बी इसे बेचता है सी को कितना? 15% लॉस पर। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होते हैं? 3/20। फिर सी इसे बेचता है डी को कितने? 25% प्रॉफिट पर। इसकी फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/4। तो हम क्या करेंगे? एक्स तो मानेंगे नहीं, 100 मान के, कि माना ए के लिए वस्तु का सीपी कितना है? 100। लेकिन हो सकता है कि 100 मानने से कैलकुलेशन थोड़ी सी क्या हो जाए? मुश्किल हो जाए, दशमलव में भी तो जा सकता है। तो हमने आपको एक बात बताई कि जितने भी ये परसेंटेज है सबकी क्या बना लो? फ्रैक्शन। ए बी को बेचता है वस्तु 20% प्रॉफिट और 20% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/5। ये क्या हो रहा है बच्चों? सक्सेसिव है। मैं आपको बता चुका हूं कि जहां भी सक्सेसिव आए, रिमेनिंग आए, यहां मुझे 5 करना है, 20 करना है, 4 करना है।
तो ये जो नीचे जो संख्याएं आ रही हैं इनका एलसीएम नहीं लेना होता, जब सक्सीव आए क्या लेना है इनका मल्टीपल, क्या लेना है मल्टीप्लाई। जब भी रिमेनिंग शब्द आए या सक्सेसिव का कॉन्सेप्ट लगे तो जितनी भी परसेंटेज दे रखी है आप इनको किस में बदल लीजिए, फ्रैक्शन भिन्न में बदल लीजिए। ये जो संख्याएं इनके जो नीचे जो इनके डिनोमिनेटर इन सबका क्या मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन। इससे आपकी कैलकुलेशन बहुत स्मूथ रहेगी, कोई टाइम वेस्ट नहीं होगा। 5 गुणा 20 100, 100 गुणा 4 400। मैंने मान लिया कि माना ए का कॉस्ट प्राइस कितना है बच्चों 400 यूनिट, ए का कॉस्ट प्राइस कितना है 400 यूनिट। अब ए ने बच्चों बी को बेचा 20% प्रॉफिट पर, तो 400 का 20% 80 है कि नहीं सचिन। तो ए ने बी को बेचा 20% प्रॉफिट पर, 400 का 20% 80 होता है। तो ए ने बी को बेचा कितने में फिर 400, ए ने वस्तु बी को बेची 480 में, फिर बी ने सी को बेचा 15% लॉस पर। 15% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 3/20 ना। तो 480 का 3/20 लॉस कितना हुआ 20 से 480 24 बार, 24 तिया 72 है ना। 480 का 15% 72। तो बी ने सी को बेचा 480 में से 72 घटाओगे 72 के लॉस पे, यानी कि कितने में 408 में। आगे सी ने इसे डी को बेचा 25% प्रॉफिट पे, सी ने डी को बेचा 25% प्रॉफिट पे। सी ने कितने में खरीदा 408 में। 408 का 25% क्या आएगा 1/4। 408 का 1/4 कितना होता है 102, यही ना बच्चों। 408 का 25% निकालना है, तो 408 का 25% 1/4 कितना है 102। तो सी ने डी को बेचा 102 यूनिट के प्रॉफिट में, है ना। डी की वैल्यू पूछी नहीं है तो कोई जरूरत नहीं आगे लिखने की, ये आ गया। अगर आप इस सवाल को ध्यान से देखें सब कुछ साफ साफ दिख रहा है। अगर मैं 400 मान के कर रहा हूं या 100 मान के कर रहा हूं तो हर एक वैल्यू साफ साफ दिख रही है कि कौन सा सामान कितने को कितने रुपए में बिक रहा है, कितने किसको कितना लाभ हानि हो रहा है ना बच्चे। तो बीच की इंफॉर्मेशन अगर दी हुई हो तो यही मेथड आपको लगाना है कि नहीं सचिन। अगर आप ध्यान से देखें तो सवाल में यह बोला गया कि बी ने वस्तु x रुपए में खरीदी। बी ने वस्तु खरीदी कितने में है 480 यूनिट में खरीदी, यानी कि आपको यहां पे 480 यूनिट की वैल्यू निकालनी है, ये निकालनी है। सवाल में दिया क्या है ए और सी के प्रॉफिट का डिफरेंस। अच्छा बच्चों बताओ ए का प्रॉफिट कितना है 80 यूनिट, सी का प्रॉफिट कितना है 100, दिखाई दे रहा है। ए का प्रॉफिट 80 यूनिट है, सी का 102 यूनिट है। तो ए और सी के प्रॉफिट का डिफरेंस 80 और 102 का डिफरेंस कितना है 80 और 102 का डिफरेंस है 22। जबकि ए और सी के प्रॉफिट का डिफरेंस कितना है 22 की वैल्यू 132 रुपए, कितने गुना 6 गुना है बच्चों। अगर ये 6 गुना है तो आपसे क्या पूछा x का मान 480 यूनिट, 480 यूनिट की वैल्यू भी कितनी आएगी, यानी कि b का जो है b ने वस्तु x रुपए में खरीदी, x की वैल्यू 480 का 6 गुना कितना आएगा 2800, ये आंसर है ना। गजब सवाल। तो कितना भी कैलकुलेटिव सवाल क्यों ना आ जाए आप इसको करके देखना, या आप बहुत कैलकुलेशन बढ़ा लोगे। लेकिन इस तरीके से कहीं कोई दशमलव में गई कोई चीज है, कोई फ्रैक्शन में गया, कहीं कोई मुश्किल लगा, सब सीधा सीधा कटता चला गया, है ना बच्चों। तो ये ध्यान रखिएगा। हालांकि बहुत ज्यादा इस तरह के सवाल नहीं आए हैं, पर फिर भी मेरा मकसद है कि मैं सारे टाइप बच्चों को पढ़ाऊं और आपको साफ साफ दिख रहा है। क्लियर है, किसी को कोई समस्या। चलिए इसी के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं। बाकी कल और कल बच्चों हम इस चैप्टर को एंड कर देंगे। ठीक है बच्चे, कैसा लगा आपको आज की क्लास एक बार कमेंट करके बता दें। ये जो मैं आपको तरीके बताता हूं कि कैसे अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाना है, कैसे सवाल को तोड़ना है, केवल पूरा सॉल्यूशन तो नहीं बताता, मैं बताने की जरूरत भी नहीं है ना बच्चे। मैं आपको साथ साथ दिखाता चल रहा हूं। जो बच्चे पूछते ना कि कैलकुलेशन कैसे मजबूत करें, भाई कैलकुलेशन करनी कहां है, यहां पे आपको तरीके पता होने चाहिए कैलकुलेशन के। ठीक है बच्चों, अब मैंने आपको ये तरीका बताया, बताइए कितना बेहतरीन तरीका था। इतना कैलकुलेटिव सवाल कैसे तोड़ना सिखाया मैंने आपको। ये सब किताबों में थोड़ा ना मिलेगा प्यारे बच्चों। मैं आपको साथ साथ बताता चलता हूं कि कैसे आपको अप्रोक्सीमेशन इस्तेमाल करना है, कितना बढ़िया अप्रोक्सीमेशन मेथड लगाना सिखाया मैंने।
मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चे? तो हमें सवाल के डेटा के हिसाब से अपने करने का तरीका बदलना पड़ता है। बहुत अच्छा, ठीक है बच्चों। अच्छा, आप लोगों के लिए हमने अपनी एप्लीकेशन पे, है बच्चे, कहां है हमारी, ये रही, टेस्ट रैंकिंग पे नए बूस्टर बनवाए बच्चों, फ्री टेस्ट वाले सेक्शन में, है ना। ये बूस्टर नए क्रिएट किए हैं, चैप्टर वाइज टेस्ट और ऐड कराएं। आप जैसे प्रॉफिट लॉस पढ़ लिए तो आप उसके चैप्टर वाइज यहां पे टेस्ट लगा सकते हो, 50-50 क्वेश्चन के 45-45 मिनट के टाइमर के साथ। ठीक है जी, चलिए आज इतना ही, बाकी कल